वेलकम क्लास टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड फिज़िक्स 2। और आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दी सेंस कि एक तो इफ़ेक्टिव मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक नया मैथ्स इंट्रोड्यूस हो रहा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। और दूसरा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो अगर आप इस टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे, इनके फार्मूला अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो आपको कोई भी और अगर एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन दे दिया जाए तो आप आसानी से वहाँ से इफ़ेक्टिव मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव मैथ्स। और उससे पहले इफ़ेक्टिव मैथ्स ये वाला जो हमारा टॉपिक है असल में ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इफ़ेक्टिव मैथ्स को इफ़ेक्टिव मैथ्स तक जाने से पहले हमें इफ़ेक्टिव वेलोसिटी पता होनी चाहिए, या पता होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव वेलोसिटी होती क्या है। क्लास अभी तक हम जितनी वेलोसिटीज़ के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ते आए हैं। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है उसकी वेलोसिटी हमें पता है कि वो हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, आया हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो फ्री टू मूव हैं या उन पे कोई ना कोई पोटेंशियल अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से उनकी मोशन रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो अब क्योंकि कोई पोटेंशियल अप्लाई हुआ है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के ऊपर, तो यकीनन उनकी मोशन भी चेंज हो जाती है और फिर वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं वो इफ़ेक्टिव वेलोसिटी कहलाती है। तो आप ये कह सकते हैं सेफली यू कैन से दैट कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में वेलोसिटी स्टडी करेंगे वो वेलोसिटी उसकी इफ़ेक्टिव वेलोसिटी होगी, अनलाइक दी वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और चीज़ है, और अगर उसी इलेक्ट्रॉन को आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वेलोसिटी स्टडी करें तो वो और चीज़ है और वो इफ़ेक्टिव वेलोसिटी कहलाती है। तो अगर और हम फ्रॉम द पार्टिकल मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स वी नो दैट वेलोसिटी इज़ गिवन बाय डी डब्ल्यू ओवर, इसके वेव वेक्टर के रिलेशन के साथ वेलोसिटी को हम डी डब्ल्यू ओवर डी के की टर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमें एनर्जी दी गई हो तो एक डी ई से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इससे इस फार्मूला पे कोई असर नहीं पड़ा। अगर पार्टिकल की एनर्जी है हमारे पास ओमेगा ओवर के, तो हम उस वेव की एनर्जी निकाल सकते हैं जो कि उन ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होगी, और वो जो उस वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के। अब क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है इन दी टर्म ऑफ ओमेगा और एच कैट ओमेगा के बराबर होती है, यहाँ से हम डी ई ओवर डी ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डी ई ओवर डी ओमेगा एच कैट। और अगर हमें क्योंकि चाहिए डी ओमेगा ओवर डी, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, डी ओमेगा ओवर डी ई इक्वल्स टू 1 ओवर एच कैट। और इसको मैं इस इक्वेशन में अगेन पुट करूँगी, वी मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एच कैट डी ई ओवर डी के। और अक्सर बुक्स में आपने देखा होगा कि इफ़ेक्टिव वेलोसिटी को और इफ़ेक्टिव मैथ को यहाँ स्मॉल एक्स्टेरिक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हमारा फार्मूला है, कैलकुलेट हो गया इफ़ेक्टिव वेलोसिटी का। और आप देखें कि एच कैट तो कांस्टेंट है, तो वी या इफ़ेक्टिव वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू के या ई के डिस्पर्जन रिलेशन, किस तरह से एनर्जी वेव वेक्टर के साथ चेंज हो रही है, ये आप हम निकाल सकते हैं इफ़ेक्टिव वेलोसिटी से। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी है, ज़ाहिर है वही हमें पता है। इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इफ़ेक्टिव वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम इसके बाद हम आते हैं, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है बहुत जानना कि ये रिलेशन बैंड थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि इसी से ही आपको पता चलता है द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल, कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में किस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से हम उस मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान से ये फार्मूला कर लेना है। और इट शोज दैट द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कम्प्लीटली डिफाइंड ओनली इफ़ द एनर्जी वेव वेक्टर कर्व इज़ अवेलेबल। अगर हमारे पास एनर्जी वेव वेक्टर कर्व अवेलेबल है, हम आसानी से उसकी मोशन, इलेक्ट्रॉन की मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो हम सबको पता है क्या होती है। एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ई
इक्वल्स टू एच कैट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। और अगर मैं इसका डिस्पर्जन रिलेशन यहाँ पर ड्रॉ करूँ इस एनर्जी और के का, तो वो हमें इस क्योंकि फार्मूला से ही नज़र आ रहा है कि वो पैराबोलिक फॉर्म में होगा। और वेरी बैड, तो अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से पैराबोलिक फॉर्म या पैराबोलिक कर्व ऑफ एनर्जी। ये है एनर्जी एक्सिस एंड दिस इज के वेव वेक्टर। तो ये वो एनर्जी है जो फ्री इलेक्ट्रॉन की होती है और हम सब वी ऑल आर फैमिलियर। अच्छा, अब इस एनर्जी में इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि पी की वैल्यू पुट कर दी है तो ये एनर्जी आ जाएगी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास इसकी कर्व आ जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, लेट अस कंसीडर द ई के कर्व शोन इन फिगर 8.6। अब ये तो मैंने फ्री पार्टिकल की, अब फिर जहन में रख लें कि ये कर्व जो मैंने ड्रॉ की है ये फ्री पार्टिकल की कर्व है और ये इस फ्री पार्टिकल की एनर्जी हमें पता है h स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m होती है और वहीं से मैंने ये पैराबोलिक कर्व ड्रॉ किया। अब अगर नई कर्व की बात करें, असल में पार्टिकल जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में मूव करते हैं या मौजूद होते हैं तो हमें पता है कि वो फ्री नहीं होते, फ्री टू मूव नहीं होते। तो उनका जो डिस्पर्जन रिलेशन है वो हम इस फार्मूला या इस कर्व से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। असल में अगर हम ड्रॉ करें डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इनसाइड द क्रिस्टल तो वो कुछ इस तरह से होगा। हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्रीज के अंदर रह कर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं कहाँ पर, फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर, और पिछला सेकंड ब्रिलियन जोन के अंदर उनकी कोई और एनर्जी स्टेट्स होती हैं, थर्ड के अंदर कोई और, इस तरह से वो मौजूद होते हैं। ये हमने क्रॉनिक-पेनी मॉडल में पढ़ भी लिया था। तो हम जस्ट वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन इन फर्स्ट ब्रिलियन जोन में इलेक्ट्रॉन्स आर इन पीरियोडिक पोटेंशियल। अच्छा, जब यहाँ पर होंगे ना तो अब क्या होगा, अब ये कर्व ऐसी नहीं होगी। और अगर हम इसका डिस्पर्जन रिलेशन चेक करें जो कि पीछे के क्रॉनिक-पेनी मॉडल में हमने निकाला भी हुआ है, तो वो कुछ इस किस्म का होगा। ये अब ये असल डिस्पर्जन रिलेशन है ई और ये के की वैल्यूज़ हैं अपॉन द बाउंड्रीज ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन, के की जो है प्लस माइनस पाई बाई ए पे। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों का उसको कंपेयर करें तो देखें कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्जन रिलेशन है और ये वो डिस्पर्जन रिलेशन है जब इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल के अंदर बाउंड है। और ये हमें क्या शो करता है, फ्रॉम इक्वेशन 8.66 वी सी दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बैंड डिपेंड्स ऑन डी ओवर डी के। अब हमें इतना तो पता है कि वेलोसिटी किसी भी बैंड की किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी और वेव वेक्टर के आपस में रिलेशन पे डिपेंड करती है। एट द टॉप एंड bottom ends of an energy band, however the electron velocity is 0 as dE over d। अगर ये चेन ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं the absolute velocity of the electrons reaches a maximum value at k is equal to k naught, let's suppose कि हमारे पास ये चेंज मैक्सिमम है। अगर ये चेंज मैक्सिमम है तो मैक्सिमम इफेक्टिव वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है। और सपोज वो किस पॉइंट पर आती है, व्हेन के इज इक्वल टू के नॉट। और के नॉट कौन सा पॉइंट, इसने ये हमें बताया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि अब देखिए कि अगर हम इसकी सिर्फ लोअर एंड स्टडी करें, चलें वो फॉर एग्जांपल लोअर एंड स्टडी करें, तो ये कर्व तो इस पैराबोला से मिलती जुलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो इसका रिलेशनशिप वही है जो एक फ्री पार्टिकल का आता है। लेकिन जैसे जैसे ये चेंज मैक्सिमम होता जाता है तो इफेक्टिव वेलोसिटी भी हमारे पास मैक्सिमम आ जाती है फॉर हायर वैल्यू ऑफ के। जैसे के की वैल्यू बढ़ती है, या अगर हम यहाँ पे कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट कंसिडर करें, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट के नॉट है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन नीचे उसने बताई हुई है कि ऐसा पॉइंट है वेयर द कर्वेचर ऑफ ए कर्व चेंजेस इट्स डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे कर्वेचर की डायरेक्शन और है फॉर लोअर वैल्यू ऑफ एनर्जी, कर्वेचर की डायरेक्शन और है फॉर हायर वैल्यू ऑफ ग्रेटर वैल्यू ऑफ एनर्जी कर्वेचर चेंज हो गया है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद वेलोसिटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ये बियॉन्ड दिस पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आप एनर्जी जितनी भी इंक्रीज करते जाएं वेलोसिटी मज़ीद इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होती जाएगी। और इसको एंड दिस रिज़ल्ट इज़ क्वाइट डिफरेंट। अब क्योंकि ये रिज़ल्ट जाहिर है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन के रिज़ल्ट से काफ़ी डिफरेंट है और थोड़ा स्ट्रेंज भी है, तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाती है ये हमने डिस्कशन हमारी अब तक कंप्लीट हो गई हैं इफ़ेक्टिव
मैथ तक अभी नहीं पहुँचे हैं, हमने वेलोसिटी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, इफेक्टिव वेलोसिटी भी इसको कहते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इफेक्टिव मास की तरफ।